हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल पॉलिटिक्स विद पॉलिटिकल साइंस वाले सर। और जैसा आप जानते हो, वी आर डूइंग आवर रैपिड रिवीजन वीडियो सीरीज, जिसके अंदर सेकंड चैप्टर चल रहा है हमारा कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर। उसमें से थर्ड पार्ट है ये, राइज ऑफ द चाइनीज इकोनॉमी, हाउ द चाइनीज इकोनॉमी इमर्ज एज अनदर अल्टरनेटिव सेंटर। और अगर आप लोगों ने अभी तक इसके पार्ट फर्स्ट और सेकंड नहीं देखा, तो यहाँ के लिंक आ रहा होगा, जिसके अंदर मैंने यूरोपियन यूनियन, आसियान एंड ब्रिक्स को कवर कर रखा है। वो भी उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाले हुए मैंने। इसी तरीके से यहाँ भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, और ये वाले नोट्स अगर आप तक नहीं पहुंचे हैं तो प्लीज डीएम मी, आई विल प्रोवाइड यू। ऑल दो मेरे ट्यूशन के जितने भी स्टूडेंट्स हैं एज वेल एज माय स्कूल स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ देम हैव दीज नोट्स। सो आपको भी मदद मिलेगी इन नोट्स से, क्योंकि दीज आर द नोट्स मेड बेस्ड ऑन, नॉट बेस्ड ऑन एनसीईआरटी ऑल्सो, बट अलॉन्ग विद अदर रिसोर्सेज ऑल्सो। सो इसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से मैंने क्वेश्चन आंसर्स को फ्रेम कर रखा है, दैट डेफिनेटली दीज क्वेश्चन विल कम इन योर बोर्ड्स। अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं। दैट क्वेश्चन आता है, बहुत बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो बोर्ड में आता है, और ये वाले क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। राइज और चाइनीज इकोनॉमी से एक 6 नंबर का मेजर क्वेश्चन बनता है। तो जैसे कुछ क्वेश्चंस है, पहले हम क्वेश्चंस देख लेते हैं, देन वी विल जंप ऑन द आंसर। व्हाट वर द 4 मेजर पॉलिसी डिसीजन टेकन बाय द चाइनीज लीडरशिप इन द 1970s? या तो आपको इससे क्वेश्चन आएगा 70s में व्हाट ड्रास्टिक चेंज दे हैव टेकन, व्हाट काइंड ऑफ पाथ दे हैव अडॉप्टेड टू मेक श्योर दैट दैट इकोनॉमी ग्रोज रैपिडली। या क्वेश्चन आता है कभी कभी, चाइना हैज एमर्ज एज अ थर्ड अल्टरनेटिव, किस तरीके का थर्ड अल्टरनेटिव एमर्ज हुआ। या व्हाट वर द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ द चाइनीज इकोनॉमी। सारे मिलते जुलते क्वेश्चंस है। इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू आर गोइंग टू राइट, बिकॉज इट्स बेस्ड ऑन योर राइटिंग स्किल फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, कौन से ऐसे स्टेप्स थे जो लिए गए, ये भी 6 नंबर क्वेश्चन आता है। या कभी कभी थोड़ा सा एक रिलेटेड क्वेश्चन अलग से आता है, एनालाइज द बेसिस ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ चाइना टू ओवरटेक द यूएस एज द वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। ये वाले क्वेश्चंस आते हैं, बट आंसर इसका सेम है। पेज नंबर 22 पे आ जाओ, एनसीईआरटी वो खोल लो अपनी साथ में, हम उसके साथ साथ मार्क भी करते जाएंगे और आपके आंसर निकलता जाएगा यहाँ पे। ठीक है, पहला पॉइंट आता है यहाँ पे, चाइनाज इकोनॉमिक सक्सेस सिंस 1978। और 1978 के बाद ही चाइनीज लीडरशिप हैव टेकन वन ऑफ द मेजर इंपॉर्टेंट, सम ऑफ द इंपॉर्टेंट स्टेप्स, बिकॉज ऑफ विच चाइना इकोनॉमी इतनी राइज करी। ठीक है, एंड बिकम चैलेंजिंग फॉर यूएसए ऑल्सो। China has been the fastest growing economy since the reforms first began. पहली बार जो रिफॉर्म्स हुए थे उसमें चाइनीज इकोनॉमी एकदम से राइज करने लगी थी। इट इज प्रोजेक्टेड टू ओवरटेक द यूएस एज द वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इट वाज प्रोजेक्टेड इन 2040 में, मींस 2040 में इट विल ओवरटेक द इकोनॉमी। जीडीपी में कहो या ग्रोथ में कहो या डेवलपमेंट में कहो, इट विल सरपास यूएसए। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स हमारे यहाँ निकल जाते हैं। अब हमें एक चीज जरूर डालनी है, जब भी आप लोग अपना इंट्रो तैयार करो या जब भी आप लिखो, तो ऑब्वियसली मेक श्योर दैट यू राइट द फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या है, किसी भी देश के ग्रोथ में कोई ना कोई फैक्टर्स होते हैं, इंपॉर्टेंट बेस होता है उसका, बिकॉज ऑफ विच उसकी इकोनॉमी राइज करती है। तो यहाँ पे 5 फैक्टर्स आ जाते हैं हमारे पास, विच बिकॉज जैसे यहाँ पॉइंट लिखा है, द स्ट्रेंथ ऑफ इट्स इकोनॉमी टुगेदर with the other factors such as, कौन से ऐसे फैक्टर्स है। पहला पॉपुलेशन, ऑब्वियसली वी नो दैट चाइना इज द वन ऑफ द having one of the highest population in the world. Next है land mass, obviously land mass बहुत बड़ा है इनके पास। फिर आती है बात resources, lots of resources are being available, regional location is at very strategic position, political influence is there। obviously how political influence, अगर आपने मेरा यूरोपियन यूनियन का पार्ट देखा होगा तो उसके अंदर मैंने पहली बात करी थी, that China holds the permanent seat in United Nations Security Council, means they are the one of the influencing country in the United Nations Security Council, and they have the veto power. That's why they have the political influence, obviously, और political influence इस वजह से भी आया इनके पास, and they have the military capable system. All types of military is there, means military equipments are there. They are much capable, much stronger than other nearby nations, and they can challenge the very hegemony of USA also। ठीक है, हमारे 3 पॉइंट्स यहाँ निकल जाते हैं। और एक चीज हमें जाननी जरूरी है, दैट इनिशियली व्हेन चाइना गॉट इंडिपेंडेंट, और यू कैन से व्हेन द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना केम emerged on the world map in 1949, it has adopted a similar path of USSR, means closed economy, controlled economy, planned development, all things were based on the Soviet model initially, I am telling you। ठीक है, उसमें से एक पॉइंट मैंने बनाया था, that China accepted
द सोवियत मॉडल रिलाइड ऑन इट्स रिसोर्सेज. फर्स्ट ऑफ ऑल रिसोर्सेज पे ध्यान दिया है इन्होंने. दे फोकस्ड ऑन देयर ओन डेवलपमेंट. दे हैव डिसाइडेड टू सब्स्टिट्यूट इंपोर्ट बाहर से मंगाने से अच्छा कोई चीज डोमेस्टिक गुड्स पे इन्होंने ध्यान दिया है. दे क्रिएट state owned heavy industries. All things were controlled by the state, whether it's capital production or like agriculture. All things were controlled by the state. Similar pattern सोवियत यूनियन का. बट इन्होंने वो गलती नहीं करी जो सोवियत यूनियन ने करी थी. दैट उनके सिस्टम क्या बन गया था, स्टैगनेंट हो गया था. उनका सिस्टम क्या हो गया था, it was not accountable towards the people. That system become a kind of authoritarian structure where all powers lies in the hands of Russia. वही सेम यहाँ पे इन्होंने गलती नहीं करी. That's why in 1978 या 70s की ईरा में they have shifted their economic orientation. They have shifted their economy from closed one to one open one. जैसे आप यहाँ पे पॉइंट्स देखोगे, द चाइनीज लीडरशिप टुक मेजर डिसीजंस, पॉलिसी डिसीजंस इन 70s. सबसे पहला आता है हमारे पास रिलेशनशिप विद यूएसए. तभी मैंने पे हेडिंग्स डाल दी, और हेडिंग्स को जरूर आप यूटिलाइज करना वाइल राइटिंग योर आंसर. मींस डायग्राम जरूर मेंशन करना. जितने मैं हेडिंग्स देता हूँ इनका डायग्राम में इनको यूटिलाइज करो, ताकि आपने एक डायग्राम बना दी, उसके बाद you write your answer in pointers. So definitely you will get good marks, and that diagram will give you edge in your answer. ठीक है. Point आ रहा है, China ended its political and economic isolation with establishment of relationship with USA. Means in 1972. सबसे पहले तो पॉइंट याद रखना, 1972 में they have started having good relationship USA के साथ. उसके बाद आती है बात अगले साल 1973, in which four modernization program या four modernization plan were initiated by whom? The Premier Zhou Enlai. Premier का मतलब होता है Prime Minister. Zhou Enlai has proposed these four modernization that we will focus on these four sectors या four areas for development. जिसमें से है पहला है एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मिलिट्री. इसको भी हेडिंग्स को डायग्राम्स में फॉर्म में या बॉक्स के फॉर्म में लिख सकते हो, जिससे इट विल गिव यू गुड प्रेजेंटेशन आपके आंसर की बन सकती है. उसके बाद आता है ओपन डोर पॉलिसी. ओपन डोर पॉलिसी आफ्टर 1973. ओपन डोर पॉलिसी इन्होंने इंट्रोड्यूस कब करी, 5 साल बाद 1978 में. दे हैव इंट्रोड्यूस्ड ओपन डोर पॉलिसी by the leader Deng Xiaoping. Deng Xiaoping has announced the open door policy and economic reforms in China. Means now the doors are being opened by Chinese government, by the Chinese leaders, that now someone from their other country, बाहर से भी कोई आके अपनी कंट्री में इन्वेस्ट कर सकते हैं. They can come, they can invest from abroad and can benefit. It will be beneficial for the whole country of China as well as the other country. Next है स्टेप बाय स्टेप. यहाँ पे आप जरूर लिखना, क्योंकि कई बार कंपैरिजन का क्वेश्चन भी आ जाता है. that they have opened up their economy step by step, not in a hurriedly you can say एक हरी अप वे में, फास्ट वे में. जैसे स्विफ्टली that Russian economy was done in such a way. शॉक थेरेपी अगर आपको याद आ रहा हो तो यहाँ पे क्लियरली लिखा है द चाइनीज डिड नॉट गो फॉर द शॉक थेरेपी बट ओपन देयर इकोनॉमी स्टेप बाय स्टेप. ठीक है, ये चीज अपने याद रखनी है. नेक्स्ट है ईरा ऑफ प्राइवेटाइजेशन. दे हैव प्राइवेटाइज्ड द थिंग्स स्टेप बाय स्टेप. ये नहीं कि 2 महीने के अंदर सारी जितनी भी 90% इकोनॉमी है वर सोल्ड थ्रोन अवे प्राइसेस, जिसमें हम लार्जेस्ट गिरास सेल भी बोलते हैं. कहाँ पर? रशिया के अंदर या पोस्ट रिपब्लिक्स के अंदर. पोस्ट रिपब्लिक जितने भी सोवियत यूनियन के रिपब्लिक्स थे वहां पे हमने ये चीज देखी शॉक थेरेपी में. बट इन्होंने क्या करा, 1982 में दे हैव प्राइवेटाइज द एग्रीकल्चर सेक्टर, एंड आफ्टर many years in 1998 they have privatized that industries. तो हमें स्टेप बाय स्टेप एक चीज जरूर लिखनी है, और दे हैव प्राइवेटाइज द थिंग्स. नेक्स्ट है establishment of seas. Means trade barriers were eliminated by removing all types of trade barriers. Only in special economic zones they have created those things where foreign investor could set up their enterprises, their factories, their industries. They can come up and they can invest in the economy of your country. Next point आता है the new economic policies help the Chinese economy to break from the stagnation. अब वही चीज आ रही है ना, stagnation वर्ड अगर आप याद कर रहे हो तो रशिया में आया था. मीन्स सोवियत यूनियन में. वहां पे क्या था, all the economic system, all the institution were basically needed reform and economy was stagnant. क्यों stagnant थी? Because growth नहीं हो रही थी, development नहीं हो रही थी. But Chinese economy किस तरीके से grow करी, that they have privatized step by step, and later on all these policies had played a major role in coming out of that stagnation. जो stagnation का period कहाँ चल रहा था? सोवियत यूनियन में. Similar यहाँ भी चल रहा था, but उसको कैसे इन्होंने break करा? With introducing new policies. ठीक है. प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर लेड टू द रिमार्केबल राइज इन द
एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, सबसे ज्यादा रूरल एरिया में इनकम बढ़ी, वहां पर ग्रोथ बढ़ी, everybody was happy and they were getting job opportunities also at the same time. High personal savings were there. Rural economy lead to an exponential growth in rural industries also. तो इंडस्ट्री भी ग्रो करी, यहाँ पर लिखा है रूरल इनकम ग्रो करी, रूरल इंडस्ट्री ग्रो करी, एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रो करा. तो ऑब्वियसली these all policies have played a major role, and these are the reason because of which now China is about to overcome, you can say, the stagnation period, and now they are projected that they will surpass USA as an alternative center of power. Next point आ रहा है, Chinese economy including both industry agriculture grew at faster rate. बहुत fast rate पे चल रही थी वो. New trade laws were introduced and create a special economic zone which we have seen led to the phenomenal rise in the foreign investment या foreign trade में. So obviously everything were basically because of the privatization, all things were coming into a line that trade were there, technological growth were there, development were there, people were happy, stagnation से ये out हो गए, and बहुत सारी policies क्या थी? Zhou Enlai has introduced 4 modernization plan, Deng Xiaoping introduced open door policy, special economic zones were created, and foreign direct investment were there, and you can say the arrival of TNCs means transnational companies were there. ट्रांसनेशनल बॉर्डर से जो बाहर से आती हैं उनके लिए इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटी ग्रो करी यहाँ पे. तो ओवरऑल पीपल वर हैप्पी विद द न्यू पॉलिसी इंट्रोड्यूस्ड बाय चाइनीज लीडरशिप. और एक अगला पॉइंट है, चाइना हैज बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एनीवेयर इन द वर्ल्ड. एवरीबडी वांट्स टू इन्वेस्ट इन चाइना टू हैव ग्रोथ. चाइना ऑल्सो होल्ड परमानेंट सीट. अब ये कुछ चीजें हैं दैट इट गिव्स देम इन्फ्लुएंस. तभी मैं बोला था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में दे हैव holding a permanent seat, and it gives them edge in the international relations. At the same time, in politically and economically it has major influence. Next point, in 1980 China become the member of World Bank, IMF. They become the member also. So obviously members also holds a good position in these institutions, and these institutions are really helping other nations to grow. Obviously they are the part and parcel of the development. China's accession to the World Trade Organization in 2001. तो ये थोड़े dates यहाँ आ रही है. If you are not mentioning date, it's up to you, but definitely dates याद रखनी है MCQ के point of view से हम लोग. ठीक है. इसके बाद एक क्वेश्चन आता है मेजर, क्योंकि कभी कभी कंबाइंड क्वेश्चन आ जाता है. 4 नंबर में आपसे 6 नंबर में से 4 नंबर का पार्ट आपसे पूछा जा सकता है राइज ऑफ द चाइनीज इकोनॉमी, और 2 नंबर का पूछा जाता है स्टिल इफ देयर इज ए growth, there is a phenomenon growth, but still some of the some of the people in the country, they were not benefited from these reforms. तो वो उसके लिए 2 नंबर में कई बार आता है, वो पता होना चाहिए वो कौन. और कभी कभी 2 नंबर से लेकर 4 नंबर में ये भी क्वेश्चन आ जाता है. जैसे क्वेश्चन आ रहा है, why did the people of China not receive the benefit of the reforms whereas its economy had improved dramatically? Explain giving by 2 any reasons, by 3 any reasons. इस टाइप के क्वेश्चंस बन जाते हैं. ठीक है. हाईलाइट एनी 4 ड्रॉबैक्स. अब ये ड्रॉबैक्स में भी आते हैं कि नेगेटिव पॉइंट्स इन द चेंज्ड चाइनीज इकोनॉमिक सिस्टम. तो इसमें क्या पॉइंट्स है? 4 पॉइंट्स से ज्यादा पॉइंट नहीं है इसके अंदर. वाइल हाँ, पेज नंबर देख लेना, यहाँ पे आपको पेज नंबर है 24 पेज नंबर है यहाँ पे. While the Chinese economy has improved dramatically, not everyone in the China has received the benefit. कौन थे वो? Unemployment was still were there because population is rising at a phenomenal level. ठीक है. The rise of China with the nearly 100 million people looking for job at that time. Female unemployment female employment and condition working was very bad. People were not happy with the condition which were being provided to the females. Environment degradation were there because heavy duty industries were there, and because of these industries the environment was basically deteriorating at that time. Obviously rampant corruption, तो यही सेम चीज हमें पॉइंट्स वहां भी देखने को मिले थे किसमें, सोवियत यूनियन की इकोनॉमी में भी करप्शन वर देयर हैविंग इंक्रीज बिसाइड द राइज ऑफ द इकोनॉमिक इनइक्वालिटी तो आएगी बिकॉज व्हेन देयर इज ए प्राइवेटाइजेशन डेफिनेटली स्टेट इज ओइंग नथिंग and there will be a disparity in between the income and expenditure of the people. जो income जिनकी ज़्यादा हो रही है, those who are having control on the major assets, they become the upper class, you can say, and those who are basically the daily wages, or you can say those who are working for hand and mouth, they were basically came at the lower level of the class. तभी class system भी एमर्ज हुआ है यहाँ पे. तो ये सम ऑफ द पॉइंट्स यू कैन मेंशन, और 2 पॉइंट्स ही आपको ज्यादा मेंशन करने हैं यहाँ पे, जिस तरीके से 6 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो जाता है यहाँ पे. ठीक है. अब इनका कुछ रीजनल इन्फ्लुएंस है, तो क्योंकि आपको क्वेश्चन जब फ्रेम करना है, इट डिपेंड्स अपॉन
हाउ यू आर गोइंग टू राइट द आंसर। अब यहाँ पे रीजनल इन्फ्लुएंस की बात भी थोड़ी कर लेते हैं, दैट हाउएवर रीजनली, ग्लोबली, रीजनल एंड ग्लोबली दोनों लेवल पर चाइना हैज बिकम द इकोनॉमिक पावर। ये तो हमें पता है दैट चाइना इज इन्फ्लुएंसिंग एवरीबडी। आज भी अगर ब्रांडिंग यूएसए की होती है तो उसके पार्ट्स कौन से होते हैं, मेड इन चाइना होते हैं। आज भी अगर आपको यहाँ पे भी मिलेगा, दिल्ली, मुंबई, कहीं भी जाओ, एनीथिंग, अभी अपना मोबाइल भी निकाल के देख लो, उसके अंदर भी बाहर सैमसंग की ब्रांडिंग होगी, अंदर मेड इन चाइना प्रोडक्ट, माल मेड इन चाइना होगा। तो डेफिनेटली चाइना हैज प्लेड ए मेजर रोल एज ए इकोनॉमिक प्लेयर, एज ए प्रोड्यूसर, और एज यू कैन से ए मेजर प्लेयर इन द वर्ल्ड इकोनॉमी। द इंटीग्रेशन ऑफ चाइनीज इकोनॉमी, जो इंटीग्रेट करा इन लोगों ने, प्राइवेटाइजेशन एंड their closed economy जो पहले थी उसको कैसे ओपन अप करा, द इंटरडिपेंडेंसी दैट दिस हैज क्रिएटेड हैज enabled चाइना टू हैव considerable influence on regional as well as the global level. आउटस्टैंडिंग इशू विद चाइना का, जो आउटस्टैंडिंग इशू जापान के साथ चलता है, कभी हमें ताइवान के साथ देखने को मिलता है, इंडिया के साथ हमने वॉर देखी 1962 की, और यूएसए के साथ दे हैव स्टिल हैविंग नॉट ए कॉर्डियल रिलेशन बिकॉज दे आर ऑलवेज कम्पीट विद ईच अदर। आसियन मेंबर्स जितने हैं उनके साथ भी इनकी इतनी नहीं बनती, रशिया के साथ भी नहीं बनती इनकी, हैव बीन टेम्पर्ड का मतलब बाय द इकोनॉमिक कंसिडरेशन। रीजन इज दैट आज भी चाइना के साथ हमारी वॉर होती है, बट स्टिल वी हैव द लॉट्स ऑफ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट टेकिंग प्लेस इन बोथ कंट्रीज। तो इसका मतलब ये है दैट इकोनॉमिक होती है ना, जब बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, तो रुपये की जब बात आ जाती है ना, तो वहां पे हमेशा ये राइवलरी को साइड रख दिया जाता है। एंड फियर ऑफ चाइनाज राइज हैव आल्सो बीन मिटिगेट हो गया। जो फियर है, डर है यार कुछ भी चाइना कर सकता है, बट स्टिल दैर फियर वाज, मतलब वो फियर छोटा हो गया। क्यों छोटा हो गया? कंट्रीब्यूशन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ आसियन इकोनॉमी आफ्टर 1997 फाइनेंशियल क्राइसिस। जब थोड़ा आसियान मेंबर्स को फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहा था, तो उस टाइम चाइना हैज हेल्प्ड देम, so obviously it plays a major role as a big brother also for them. It also outward looking for investment, बाहर के देशों में इन्वेस्टमेंट करते, aid policies in Latin America या अफ्रीका are increasingly projecting it as a global player because they are helping also, they are mitigating also, they are having their influence in other policy making, decision making। चाहे हम इसको G7 की बात करें, या हम डिफरेंट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ की बात करें, या उनको लोन प्रोवाइड करने की बात करें, या डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स की बात करें, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो चाइना के राइज से आ सकता है। तो ये हमारा सीरीज का लास्ट इसका पार्ट था ये। इसके बाद हम करेंगे अपना थर्ड चैप्टर, कंटेम्पररी साउथ एशिया, जिसके अंदर हम देखेंगे हाउ द कंटेम्पररी साउथ एशिया का मतलब कौन सा कवर हो जाता है, इंडिया और इंडिया के नेबरिंग एरियाज। तो ये हम करेंगे स्टार्ट अपने थर्ड चैप्टर के अंदर इसी सीरीज के। तो स्टे ट्यून विद दिस चैनल, एंड अगर आप लोगों ने अभी तक लाइक शेयर और कमेंट नहीं करे इस पे, तो जल्दी से कर दो, जाके सब्सक्राइब करो, ज़्यादा शेयर करो, ताकि इट गिव्स मी मोटिवेशन टू गो विद अदर चैप्टर्स ऑल्सो। इसी तरीके से वीडियो मैं लाता रहूँगा आपके लिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।